हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक चिंतकों के बारे में पढ़ रहे थे। आज यहाँ पर हम प्रशासनिक चिंतकों के अंतर्गत शास्त्रीय विचारधारा के एक प्रमुख चिंतक लूथर गुलिक जी के बारे में पढ़ेंगे। लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए जो कह सकते हैं विचार रहे हैं, उसमें सबसे जो प्रमुख विचार रहा है पोस्ट कार्ब की संकल्पना रही है। और इसको लेकर यहाँ पर आज हम समझेंगे पोस्ट कार्ब की संकल्पना क्या है, साथ ही संगठन को लेकर उनके दिए गए 10 सिद्धांत और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकताएं। इन सारी चीज़ों का हम एक एक करके अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय वस्तु को ध्यान से सुनिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कई बार, संगठन की संरचना को लेकर, प्रासंगिकताओं को लेकर, पोस्ट कार्ब की संकल्पना को लेकर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट कार्ब की यह संकल्पना क्या है। सबसे पहले हम जैसा कि कहते हैं कि कभी भी किसी प्रशासनिक चिंतक को समझना हो तो उसकी पृष्ठभूमि से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले लूथर गुलिक जी के पृष्ठभूमि का यहाँ पर हम देखते हैं। शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत हम प्रशासनिक चिंतकों को देखते हैं तो ये एक ऐसे प्रशासनिक चिंतक हैं जो कि एशियाई महाद्वीप में यहाँ पे जन्म लेते हैं। एक एशियाई देश में यहाँ पे जन्म होता है इनका। 1892 में जापान में इनका जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात इन्होंने अपनी कुछ PhD डीलिट की जैसी डिग्रियाँ प्राप्त की अमेरिका में जाकर। उसके पश्चात अगर हम देखें इनका जो कार्य रहा है, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रहे हैं, कार्य किया है। प्रशासनिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क नगर में प्रशासक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो अगर देखा जाए तो इन्हें संगठनों के और सलाहकार साथ ही साथ प्रशासक के रूप में इनके पास अच्छा खासा अनुभव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ये प्रोफेसर भी रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। कुछ अन्य प्रमुख चीज़ों पर अगर ध्यान देते, ये एक ऐसे विचारक हैं जो कि शास्त्रीय विचारधारा क्लासिकल सिद्धांतों को ज़्यादा प्रमुखता से रखते हैं। संगठन की संरचना को इन्होंने बहुत महत्व दिया। अपनी शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत जिन्होंने विचार रखे, उन विचारों में संगठन की संरचना कैसी होनी चाहिए, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वहां पर किन चीज़ों को समावेश होने चाहिए, किस प्रकार के सिद्धांतों को लेकर वहां पे संगठन को स्थापित करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी पूरी एक कल्पना और विचारों को रखा है। इनकी एक पुस्तक थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक शोध पत्र लिखा था और इस शोध पत्र को काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं ख्याति भी मिली, जिसके लिए लूथर गुलिक और उर्विक दोनों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रख्यापित किया गया। परिभाषा के तौर पर यदि हम देखें तो लूथर गुलिक प्रशासन को लेकर परिभाषित करते हैं कि प्रशासन का संबंध किसी कार्य को पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति से है। अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि लोक प्रशासन जो है किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की एक संरचना को है, साथ ही उसको पूरा करना, जिस उद्देश्य से स्थापित किया जाना है, जिस उद्देश्य से कार्य को प्रारंभ किया जाना है, उसको पूर्ति करना है। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन के संबंध को कहते हैं कि सरकार जो होती है वो लोक प्रशासन से संबंधित होती है, क्योंकि सरकार कार्यपालिका का अंग होती है और कार्यपालिका का जो कार्य है वो प्रशासनिक कार्यों का दिशा निर्देशन तय करना और उनके कार्यों का संचालन करना। तो इस तरीके से लोक प्रशासन के संदर्भ से सरकार और सरकार कार्यपालिका से जुड़ते हुए यहाँ पे प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो स्थापित करते हैं। आगे चल के जो इनके सबसे प्रमुख सिद्धांत रहे संगठन में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जिसकी बात की है वो है पोस्ट कार्ब की संकल्पना को लेकर। पोस्ट कार्ब की जो संकल्पना है इसमें P का मतलब प्लानिंग से है। प्लानिंग अर्थात योजना बनाना। योजना बनाना कहने का मतलब है कि कार्य का निर्धारण और इनकी प्राथमिकताएं तय करना कि कोई कार्य कैसे किया जाएगा, कौन सा कार्य की प्राथमिकता, जैसे कि अगर 4, 5, 6, 10 कार्य हैं तो वहाँ पर भी ये तय करना कि कौन सा कार्य सबसे पहले किया जाना चाहिए, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट काम है और सबसे अंतिम में किसे रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये डिसाइड करना, प्लानिंग करना कि कौन सा काम करना है और कामों को कैसे करना है, उसमें सबसे पहले क्या करना और सबसे लास्ट में क्या करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लानिंग के अंतर्गत रखी हैं। अर्थात योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन बनाना। संगठन बनाने के संदर्भ में बात कहते हैं कि संगठन अपने आप में अगर हम देखें तो गतिविधियों के संचालन के लिए ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की संरचना गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया स्थापित करना, उसको संचालित करने के लिए एक संगठन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। साथ ही कार्य के विभाजन के दृष्टिकोण से अधिकारों के विकेंद्रीकरण और पद सोपान प्रक्रिया, ये सभी कहीं ना कहीं संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद आता है S यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जहां कार्मिकों की व्यवस्था करना। कार्मिकों की व्यवस्था करने का मतलब है कि कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन प्रक्रिया, उनकी पदोन्नति, अनुशासन, अवकाश आदि विषयों के मानकों का निर्धारण और उनका विनियमन करने की प्रक्रिया को यहाँ पर वो स्टाफिंग के अंतर्गत रखते हैं।
इसके अतिरिक्त डी यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन अर्थात निर्देश देना। निर्देश कौन देगा? अधिकारी देगा, बॉस देगा। और किसको देगा? कार्मिकों को देगा। तो इसके संदर्भ में कहते हैं कि कार्मिकों को उचित दिशा निर्देशन देना चाहिए और यहाँ पर जो प्रशासक है, जो भी अधिकारी है, उसे नेतृत्व वो प्रदान करे अपने कर्मचारियों को। तो यहाँ पर डी अर्थात डायरेक्शन देना अधिकारियों के माध्यम से अपने कार्मिकों को। सी का मतलब उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय स्थापित करना। अलग अलग विभागों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही जो प्रशासनिक कार्य हैं या जो कोई भी प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, उन सभी के मध्य एक उचित तालमेल का होना, एक अच्छा समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा की स्थिति में कार्य सही ढंग से नहीं किए जा सकते और वहाँ पर फिर कह सकते हैं कि लेट लतीफ़ी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आर का मतलब उन्होंने कहा रिपोर्टिंग अर्थात रिपोर्ट देना। रिपोर्ट के संदर्भ में देना तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि प्रशासन द्वारा जांच, अनुशासन, अनुसंधान और निरीक्षण कार्य करना चाहिए और इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए उन सारी गतिविधियों की यहाँ पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। संगठन के स्तर पर रिपोर्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कैसी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, कितनी सही हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कैसे सुधार करना है। एट द लास्ट उन्होंने पोस्ट कार्ड में बी को रखा है बजटिंग अर्थात बजट बनाना, जिसमें संगठन के अंतर्गत जो भी लेखा कार्य है अर्थात आय व्यय का जो लेखा जोखा तैयार करना है वो इसके अंतर्गत वो करते हैं। तो अपनी पोस्ट कार्ड की संकल्पना में उन्होंने सभी तरीके की जो संगठन की आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये परिकल्पना रखी। तो ये तो पोस्ट कार्ड के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। पोस्ट कार्ड के साथ साथ उन्होंने कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा की। संगठन के संदर्भ में उन्होंने 10 और सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। ये सिद्धांत क्या है? पहला उन्होंने कहा कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए अर्थात कार्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना और कार्य कर्मचारियों की उनकी योग्यता, कार्यकुशलता एवं रुचि के अनुसार सौंपे जाने चाहिए। तो कार्य का विभाजन कैसे करना है? सबसे पहले काम को उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। एक बड़े काम को वहाँ पे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपको कुछ काम करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आगे इन फ्यूचर आने वाले हैं कि संगठन में मान लीजिए कोई आपको नई जगह शिफ्टिंग करनी है तो वहाँ पर ये, या फिर आपको नया बैच ओपन करना है, या फिर आपको प्रशासन के स्तर कोई नया काम है, कोई योजनाएं संचालित करनी है, सरकार का आदेश आया तो वहाँ प्रशासन के स्तर पर जो योजनाएँ हैं वो कौन संभालेगा, कितने लोगों को किस वर्ग में भेजा जाएगा, किसका काम वहाँ पर वितरण करना, निरीक्षण करना किसका काम होगा। तो इस तरीके से कामों को वहाँ पर डिवाइड करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूसरी काम कहा है कि विभागीय संगठनों को के आधार पे यहाँ पे कार्य प्रक्रिया का निर्धारण करना। तो विभागीय संगठन के आधार पर उन्होंने 4 चीज़ों की चर्चा की, जिसे वो 4P की संकल्पना भी कहते हैं, जिसमें है पहला है P यानी पर्पज अर्थात उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब विभाग का गठन किस उद्देश्य से। कहते हैं कि कोई भी विभाग का गठन किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए महिला आयोग हो गया या अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, उसमें अगर हम देखें तो अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? वो पर्टिकुलर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कार्य करेगा। प्रोसेस हो गया, प्रोसेस का मतलब उन्होंने कहा प्रक्रिया। प्रक्रिया कैसी हो कि एक जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त, अर्थात कि यदि अगर एक संगठन में एक ही प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों को एक ही ग्रुप में रखना, जैसे अगर डॉक्टर हो गए उनको एक ग्रुप में रखा, इंजीनियर हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखना, इलेक्ट्रीशियन हैं उनको अलग ग्रुप में रखना, तो जो जिस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं उनको एक ही तरह के ग्रुप में रखा जाना चाहिए, अर्थात उनकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए संगठन के स्तर पे। तीसरी बात करते हैं पर्सन यानी कि व्यक्ति। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो विभाग इत्यादि बनता है, विभाग का जो भी गठन है व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर बनता है, अर्थात जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में होता है। और जैसे कि आपको राहत आपदा प्रबंधन को दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राहत आपदा प्रबंधन किसके संदर्भ में? व्यक्तियों को वहाँ पर कोई नुकसान ना होने पाए, उनको बाहर निकालना है, उनको सही गंतव्य स्थान तक पहुँचाना है, उनकी भलाई करने के संदर्भ। तो यहाँ पर क्या है, अब महिला आयोग हो गया। महिला आयोग क्या है? महिलाओं को वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ से काम करना, उनके अधिकारों को संरक्षित करना। चौथा स्थान यहाँ पे प्लेस है। प्लेस अर्थात कि स्थान जिसमें योजनाओं का निर्माण, किसी भी योजना का निर्माण कई बार होता है कि पर्टिकुलर स्थान के आधार पर किया जाता है। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना है, नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो कहाँ होगी? नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही वहाँ पे संचालित की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, कई बार स्थान विशेष से भी कार्यों का निर्धारण हम करते हैं। तो यहाँ पर उनकी ये 4P की संकल्पना है, जो कि किसी भी विभागीय संगठन के लिए उन्हें किसी विभागीय संगठन का उन्होंने आधार बनाया कि कोई भी विभागीय संगठन इन 4P के आधार पर ही स्थापित किया जाना चाहिए।
इसके बाद उन्होंने तीसरा जो सिद्धांत दिया वो था सोद्देश्य समन्वय, अर्थात सभी साधनों व कार्यों में एक उचित समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी प्रकार के जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं और उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, उसके संबंधित कार्य में एक दूसरे के साथ अच्छा समन्वय, एक अच्छी प्लानिंग की गई है, तो वहाँ पर कार्य बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा पद सोपान में समन्वय होना चाहिए, अर्थात संगठन में आपसी तालमेल व कर्मचारियों में समन्वय हेतु जरूरी है एक पद सोपानिक प्रक्रिया हो, उच्च से निम्न की ओर, और साथ ही साथ यहाँ पर वो एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके रखें, एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध रखें ताकि कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। समितियों के अंतर्गत भी समन्वय की बात करते हैं ताकि अलग अलग स्थितियों के अनुरूप वहाँ पे प्रभावपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयासों को वो संचालित करने के लिए वो समितियों के अंतर्गत भी समन्वय चाहते हैं कि जो भी समितियां अलग अलग पर्पस से स्थापित की जा रही हैं, अलग अलग कार्यों के लिए की गई हैं, तो वहाँ पर उनके मध्य भी समन्वय होना चाहिए ताकि यदि कोई ऐसे कार्य पड़ते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ इंटरलेट होते हैं तो वहाँ पर वो साथ में मिलकर कार्य कर सकें। विकेंद्रीकरण की बात करता है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अधीनस्थों को अधिक शक्तियां देने से अपने दायित्वों को अधिक शीघ्रता से पूरा करना, कि जो उच्च स्तर का अधिकारी है कार्यों को अगर वो चाहे हर जगह पहुंच सके तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके नीचे क्या है, ज़्यादा अधिकारी होंगे, तो वो अपने अधिकारों को यदि अपने से निम्न अधिकारियों को स्थानांतरित करता है तो कार्यों को करने की तीव्र गति वहाँ पर होगी, तेजी से काम संभव हो सकेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण किसका होना चाहिए, यहाँ पर जो कि शक्तियाँ हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अधीनस्थों को मिलना चाहिए और उसके माध्यम से कार्य को हम तेजी से कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं आदेश की एकता होनी चाहिए। आदेश की एकता कहने का मतलब है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी यहाँ पर आदेश दे, ऐसा ना हो कि एक कर्मचारी को यहाँ पर उसके ऊपर हो सकता है जितने भी अधिकारी हैं सब लोग उसको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और वो उससे दिग्भ्रमित हो रहा है कि किससे आदेश ले किससे आदेश ना ले, तो ऐसी स्थिति में समस्या हो सकती है। तो किसी भी कर्मचारी को अगर कोई आदेश देता है तो एक ही बॉस होना चाहिए, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं सभी लोग वहाँ पर उसे आदेश ना दें, बल्कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी को आदेश दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं स्टाफ और लाइन की व्यवस्था को कहते हैं। स्टाफ और लाइन जरूर होना चाहिए संगठन में, क्योंकि लाइन जो होती है वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और स्टाफ जो होता है वो स्टाफ का कार्य परामर्श देना और व्यवस्था करना होता है। अतः ये दोनों ही चीज़ें संगठन में बहुत ज़रूरी हैं कि एक तरफ वहाँ पे परामर्श दे, कार्यों का संपादन कराए, दूसरी तरफ शक्तियों का भी जरूरी जो होता है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की स्थितियाँ विद्यमान रहें। प्रत्यायोजन की बात करते हैं, जिसमें उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को अधिकारों को सौंप देना चाहिए ताकि कामों को सही ढंग से किया जा सके। और नियंत्रण का क्षेत्र भी स्थापित करने की बात करते हैं कि एक अधिकारी को अपने अधीन 5 से 6 व्यक्तियों को ही वो बेहतर ढंग से कह सकता है कि आदेश दे सकता है या उनके कार्यों का परीक्षण कर सकता है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर नियंत्रण का क्षेत्र हो, अर्थात एक अधिकारी के नीचे 5 से 6 से ज़्यादा वहाँ पर कर्मचारी नहीं होने चाहिए। ये तो उन्होंने अपने संगठन के संदर्भ में सिद्धांत वहाँ पर प्रस्तुत किए, लेकिन प्रशासनिक चिंतक इस शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत गुलित अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूर्णतः सही नहीं बैठती हैं और वही उनकी आलोचना का केंद्र बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो कही कि प्रशासन को उन्होंने उनके तकनीकी पक्ष की तो वहाँ पे चर्चा करते हैं, लेकिन एक पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु को वहाँ पर आपकी पाठ्य विषय वस्तु के रूप में लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से अध्ययन कार्य होना चाहिए, कैसे इसका विस्तार इत्यादि होगा, इस चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा मुखरित नहीं होते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो संगठन की संरचना पर ये जितना ध्यान देते हैं उतना ये मनुष्यों को वहाँ पे प्राथमिकता नहीं देते हैं, जबकि कोई भी संगठन बिना मनुष्य के अधूरा है। तीसरा जो समस्या यहाँ पर है, संगठन को इन्होंने 4 आधार पर बताया है जो कि निराधार, अर्थात 4P की जो उन्होंने परिकल्पना दी है, अगर हम उसे देखें तो जो चारों ही प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे के बिना आधी अधूरी दिखाई देती हैं, लेकिन वो चारों प्रक्रियाएं भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अर्थात संगठन का जो आधार है इन चारों के अतिरिक्त और कई भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर किसी विभागीय संगठन का स्थान वहाँ पर बनता है या उसको बनाया जाता है। जैसे कई बार होता है विकासिक स्थितियां भी हो सकती हैं और आपदा स्थितियां भी हो सकती हैं, भविष्योन्मुख कार्यों को लेकर हो सकता है जो कि वहां पर वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पद सोपान की प्रक्रिया से यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि पद सोपान की प्रक्रिया होनी चाहिए, पद सोपानिक प्रक्रिया से लाल फीताशाही बढ़ती है, क्योंकि फाइलें जो होती हैं एक से दूसरे तीसरे चौथे में जाने में वहाँ पे फिर आपको समस्याग्रस्त होती हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है, कार्य विलंब होना प्रारंभ हो जाता है। तो उससे क्या होता है, नियंत्रण ज़्यादा हो जाता है और कार्य की सरलता कम हो जाती है। आदेश की एकता में यहाँ पे एक समस्या ये होती है कि जैसा उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी आदेश दे,
ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। कई बार एक तकनीकी जो कर्मचारी है उसके ऊपर दो बॉस होते हैं, एक होता है जो तकनीकी बॉस होता है, दूसरा होता है एक सामान्य अधिकारी होता है। यदि सामान्य अधिकारी जो होता है वही सबका बॉस है, अगर वो आदेश देता है तो क्या तकनीकी कर्मचारी उससे आदेश लेना चाहिए, जबकि सामान्य अधिकारी को उसकी टेक्निकल नॉलेज किसी पर्टिकुलर काम की नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्याप्रद स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक संगठन पर ही इनका ध्यान नहीं जाता है। औपचारिक संगठनों को लेकर इन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं, लेकिन जो इन्होंने सिद्धांत दिए वो अनौपचारिक संगठनों पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं। साथ ही यहाँ पर इनके इसी सारे विचारों को लेकर इन्होंने जिस तरीके से संगठन की संरचना को लेकर बात कही, यहाँ पर वैरन वेनिस कहते हैं कि लूथर गुलिक के द्वारा संगठन को जिस तरीके से व्याख्यापित किया गया, ये सिर्फ एक मनुष्य विहीन संगठन के से ज़्यादा और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे बिंदु यहाँ पर दिखाई देते हैं जो लूथर गुलिक के विचारों को यहाँ पर आलोचना का केंद्र बिंदु बनते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लूथर गुलिक के जो विचार हैं वो पूर्णता से हम आलोचना ही करें। अगर हम वर्तमान समय में भी देखें तो लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए अपने विचार भी वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं, और ये कई स्तरों पर आपको देखने को मिलता है, और वर्तमान समय में इसे आप कई अलग अलग स्तरों पर, व्यवहारिक स्तर पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी जो प्रासंगिकता है श्रम विभाजन की। वर्तमान समय में आप अगर देखें तो कार्यों का श्रम विभाजन कहता है कि कार्यों का यदि सही तरीके से वितरण हो और सभी व्यक्तियों को क्या काम करना है, किसको किस तरीके से दायित्व मिलने हैं, यदि ये निर्धारित किया जाए तो कामों को बहुत त्वरित गति से वहाँ पर संपूर्ण किया जा सकता है। और इस चीज़ का निर्धारण कहीं ना कहीं सबसे पहले कार्य के विभाजन के माध्यम से श्रम विभाजन को स्थापित करने का जो श्रेय है वो आपको लूथर गुलिक के द्वारा या लूथर गुलिक को दिया जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने कही विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। वर्तमान समय अगर आज हम देखें तो लोक प्रशासन का जो वर्तमान स्थिति है वो विकेंद्रीकृत है। यहाँ पे शक्तियों का केंद्र जो होती है एक ही जगह पे नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई अलग अलग स्तरों पर कार्य करने को लेकर वहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकृत अवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन का उद्देश्य यहाँ पर लोक कल्याण को, अर्थात लूथर गुलिक के द्वारा लोक प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो इसे स्थापित तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे उसे ये स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का एक माध्यम है या जो कार्य वो कर रहा है वो मूलतः लोक कल्याण के संदर्भ में कार्य करने की ओर स्थापित करना चाह रहे थे। वर्तमान समय में अगर हम लोक प्रशासन की भूमिका देखें तो उसकी भूमिका लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अधिकारों का प्रत्यायोजन द्वारा लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली की यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थापना ये करते हैं कि अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। अधिकारों के प्रत्यायोजन से यहाँ पर जो कर्मचारीगण हैं या कह सकते हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारियों के मध्य अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो जाने से जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिसको भी अधिकार है कार्यों को करने को लेकर, चुनाव को लेकर अधिकारों के शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत वहाँ पे लागू है, उसी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। समय के सापेक्ष प्रशासन में परिवर्तन को महत्व दिया गया है। समय के सापेक्ष कह सकते हैं प्रशासन में परिवर्तन इसलिए भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि लूथर गुलिक ने कहा था कि जिस तरीके से समय परिवर्तित होगा, जिस तरीके से समय आगे बढ़ेगा, उसी अनुसार यहाँ पर प्रशासन को भी नई क्रियाविधियों को अपने अंतर्गत समाहित करना होना चाहिए। और वर्तमान समय में हम देखें तो प्रशासन इस चीज़ों को लागू करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहता है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये आज के समय की प्रासंगिकता से पूरी तरह से पर चर्चार्थ हैं, अर्थात इनका लागू होना यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए विचारों की पृष्ठभूमि के। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट विषय वस्तु को लेकर चर्चा करेंगे, एक अलग से प्रशासनिक चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।